Watch all videos of our YouTube channel CGPSC eGyan and get complete video lectures from visualcard.com. तो क्रिया को पढ़ाने से पहले एक और चीज मैं अब आपको बताना चाहूंगी, वो है प्रविशेषण। जो शब्द विशेषण की भी विशेषता बताए उसे प्रविशेषण कहते हैं। जैसे कि एक एग्जाम्पल देती हूँ, वह बहुत सुंदर लड़की है, थोड़ा हटपटा हो गया। वह बहुत तेज दौड़ता है, ठीक है। तो तेज क्या हो गया, उसकी विशेषता हो गई, और बहुत मतलब क्या हो गया, विशेषता की भी विशेषता हो गई। अब नेक्स्ट देखते हैं क्रिया। व्हाट इज क्रिया? क्रिया या वर्ब, जिस शब्द से किसी काम को करना या होना समझा जाए उसे क्रिया कहते हैं। जैसे कि पढ़ना एक क्रिया है, हंसना क्रिया है, खाना क्रिया है, और इसमें बहुत सारे और एग्जाम्पल्स हैं, आपको चेक कर लीजिए। अब हर एक क्रिया में एक शब्द हमेशा छुपा रहता है, उस शब्द को कहते हैं धातु। क्या कहते हैं? धातु। क्रिया का जो मूल शब्द है वह धातु है, और धातु के बिना क्रिया का अस्तित्व नहीं है। धातु को दो भागों में बांटा गया है, पहला है मूल धातु, दूसरा है यौगिक धातु। मूल धातु क्या है? मूल धातु जैसे मैंने बोला, पढ़, खा, पी, ऐसी धातुएं जिनका अस्तित्व दूसरों के ऊपर डिपेंड नहीं करता, जो अपने आप में स्वतंत्र है और वैसे यूज भी की जा सकती है, ऐसी धातु को मूल धातु कहते हैं। ऐसी धातु को क्या कहते हैं? मूल धातु कहते हैं। अब देखिए, अगर इसी में मैं पढ़ में ना प्रत्यय जोड़ देती हूँ तो वो धातु यौगिक धातु कहलाएगा। तो कौन सा धातु हो गया? यौगिक धातु। तो धातु के दो भेद होते हैं, पहला है मूल धातु, दूसरा है यौगिक धातु। मूल धातु स्वतंत्र होते हैं, किसी के ऊपर डिपेंडेंट नहीं होते हैं, और जब मूल धातु में कोई प्रत्यय लगा करके नया शब्द या नया धातु का निर्माण किया जाता है तो वो होता है यौगिक धातु। अब यौगिक धातु जो है वो तीन तरीके से बनाई जा सकती है। पहला है प्रेरणार्थक क्रिया से। इसको क्यों पढ़ा रही हूँ? क्योंकि एग्जाम में पूछा जा चुका है और पूछा जा सकता है, इसलिए पढ़ रहे हैं। प्रेरणार्थक क्रिया, जिन क्रियाओं से इस बात का बोध हो कि कर्ता स्वयं कार्य न करके किसी दूसरे को प्रेरित करता है काम करने के लिए, तो वहां पर प्रेरणार्थक क्रिया के माध्यम से यौगिक धातु का निर्माण होता है। जैसे कि मैंने बोला लिखना, लिखना, तुम पत्र लिखना, और मैं बोल रही हूँ लिखवाना। तो यहाँ पे मैंने स्वयं पत्र ना लिख करके दूसरे से पत्र लिखवाया, तो वहां पर क्या हो गया? प्रेरणार्थक क्रिया का यूज हुआ। मेरी प्रेरणा से, मेरे द्वारा, मेरे कहने से वह पत्र लिखने लगा, तो यहाँ पे क्या हो गया? प्रेरणार्थक क्रिया से यौगिक धातु का निर्माण हुआ। ऐसे और एग्जाम्पल क्या ले सकते हो? हाथ से हथियाना, उठ से उठवाना, उड़वाना, लिख से लिखवाना, ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं, आपके दिमाग में अपने आप आते जाएंगे। नेक्स्ट आता है यौगिक क्रिया से। यौगिक क्रिया से मतलब यहाँ पे इस डेफिनेशन है, दो या दो से अधिक धातुओं या धातुओं में प्रत्यय लगाने से जिस धातु का निर्माण होता है उसे यौगिक धातु कहते हैं। इसका एग्जाम्पल क्या हो सकता है? यौगिक धातु का एग्जाम्पल चलना, चलाना। चलना, चलाना, हंसना, हंसाना, ये सभी किसमें आ जाएंगे? यौगिक क्रिया में आ जाएंगे। नेक्स्ट आता है नाम धातु। ऐसे शब्द जो संज्ञा या विशेषण के साथ जुड़ करके संज्ञा या विशेषण के साथ जुड़ करके धातु का निर्माण करते हैं, वो यौगिक धातु नाम धातु कहलाते हैं। इसका भी एग्जाम्पल है, जैसे हाथ, मैंने बोला हाथ क्या हो गया? संज्ञा हो गई।
है ना। और मैंने हाथ से मैंने बना लिया हथियाना। हाथ से यहाँ पर हथियाना ही आएगा, हथियाना। और एक विशेषण का भी एग्जाम्पल ले लेते हैं, जैसे कि विशेषण में हो गया गरम, गरम ठंडा रहता है ना, तो यहाँ इससे क्या बन सकता है, गरमाना। तो ये क्या हो गए, नाम धातु हो गए। अब हम पढ़ते हैं क्रिया के भेद। क्रिया को दो भागों में बांटा गया है, एक है सकर्मक क्रिया और दूसरी है अकर्मक क्रिया। इसको आप ध्यान से सुनिएगा क्योंकि इससे सबसे ज्यादा क्वेश्चन आते हैं और सबसे ज्यादा छूटते भी हैं। तो देखिए, रचना की दृष्टि से क्रिया के दो भेद हैं, पहला है सकर्मक और दूसरा है अकर्मक। सकर्मक क्रिया किसे कहते हैं, जिसका कर्म हो या जिसके साथ कर्म की संभावना हो, ऐसी क्रिया को सकर्मक क्रिया कहते हैं। सकर्मक क्रिया को और अच्छे से समझने के लिए इसका एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे कि राम आम खाता है। इसमें एक और चीज है, जब कोई भी वाक्य में उसका उत्तर भी छिपा हो तो वहां पे सकर्मक क्रिया होती है। जैसे कि यहाँ पे राम आम खाता है, राम एक क्रिया कर रहा है खाने का, और क्या है वो क्रिया, आम को वो खा रहा है। तो यहाँ पे हमें पता चल रहा है कि राम आम खाता है, आम को खा रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो गया, उसके कर्म की संभावना है और उसका उत्तर भी हमें मिल रहा है। तो ये क्या होगी, सकर्मक क्रिया होगी। नेक्स्ट आती है अकर्मक क्रिया। जिन क्रियाओं का व्यापार और फल कर्ता पर हो, वैसी क्रियाओं को अकर्मक क्रियाएं कहते हैं। तो इसका एक एग्जाम्पल ले लेती हूं मैं। राम खाता है, खाना क्या हो गया, ये एक क्रिया हो गई कि राम आम खाता, राम खाता है। इसके पहले वाले में क्या था, राम आम खाता है, लेकिन यहाँ पर क्या है, राम खाता है। तो ये खाने का प्रभाव किस पे जा रहा है, सीधा राम पर जा रहा है। तो यही है, जिन क्रियाओं का व्यापार और फल कर्ता पर हो, कर्ता कौन है, राम है। अच्छा, नेक्स्ट ये है कि अकर्मक क्रिया में उसका जो वाक्य रहता है, उसके एग्जाम्पल में जो वाक्य रहता है उसका उत्तर नहीं मिल पाता। जैसे कि राम खाता है, अब हमें पता नहीं है राम खाता है, राम सोता है या राम गाता है, लेकिन क्यों गा रहा है हमें नहीं पता है, क्यों खा रहा है हमें नहीं पता है, मतलब इसका आंसर नहीं मिलता हमें, तो वो अकर्मक क्रिया होती है। अब देखिए, क्रियाओं के और भी भेद होते हैं। तो अगला देखते हैं, पहला विकर्मक क्रिया। नाम से ही स्पष्ट है, ऐसी क्रियाएं जिसमें दो कर्म होते हैं। द्वि मतलब हो गया दो, कर्मक मतलब हो गया कर्म। ऐसी क्रियाएं जिसमें दो कर्म होते हैं उन्हें द्विकर्मक क्रिया कहते हैं। जैसे कि मैं लड़के को वेद पढ़ाती हूँ। ठीक है, मैं पढ़ाती भी हूँ और लड़के को पढ़ाती हूँ। तो यहाँ पे दो कर्म हो गए, एक तो लड़के को पढ़ा रही हूँ और क्या पढ़ा रही हूँ, वेद को पढ़ा रही हूँ। वेद एक सब्जेक्ट हो गया जिसको मैं लड़के को पढ़ा रही हूँ, तो यहाँ पे दो कर्म हो गए। तो ये आ गया आपको समझ में, विकर्मक क्रिया क्या होती है। नेक्स्ट आती है संयुक्त क्रिया। नाम से ये स्पष्ट है, ये भी दो या दो से अधिक क्रियाओं का जो योग रहता है वहां पे संयुक्त क्रिया का रोल रहता है, संयुक्त क्रिया वहां पे होती है। तो इसका भी एग्जाम्पल लेते हैं और डेफिनेशन भी देखते हैं। जो क्रिया दो या दो से अधिक धातुओं के मेल से बनी हो, जो क्रिया दो या दो से अधिक धातुओं के मेल से बनी होती है वह क्रिया संयुक्त क्रिया कहलाती है। और संयुक्त क्रिया के बहुत से प्रकार हैं। संयुक्त क्रिया का एग्जाम्पल में इसके डेफिनेशन से समझना था, वैसे एग्जाम्पल देती हूँ। राम
तो यहाँ पे क्या आया, एक तो खाना भी क्रिया है, खा चुका है और प्लस उसको कर भी रहा है, कंप्लीट भी कर रहे हैं। तो यहाँ पे क्या हो गया, यहाँ पे दो धातु यूज हो रहे हैं। तो एज अ डेफिनेशन जो क्रिया दो या दो से अधिक धातुओं से बनी हो वो संयुक्त क्रिया कहलाती है। आई होप समझ में आया होगा। अब संयुक्त क्रिया बहुत प्रकार की है, आरंभ बोधक, समाप्ति बोधक, आवृत्ति, समुच्चय, अवकाश, अनुमति, बहुत सारी इसमें चीजें हैं। तो चलिए इसका एग्जाम्पल बताती हूँ। जैसे आरंभ करना, किसी क्रिया को आरंभ करना, मैं पढ़ने लगी। और समाप्ति बोधक संयुक्त क्रिया में क्या हो जाएगा, मैं खा चुकी हूँ, मैं एंड कर चुकी हूँ उस क्रिया को, ठीक है। और क्या हो सकता है इसके और भी क्या मैंने बताया, संयुक्त क्रिया में अनुमति में मुझे जाने दीजिए, मैं आपसे अनुमति ले रही हूँ कि मुझे जाने दीजिए। तो यहाँ पे क्या है, संयुक्त क्रिया का यूज किया जा रहा है, ठीक है। अब देखते हैं थर्ड, पूर्वकालिक क्रिया। ऐसी क्रिया जो पूर्व में समाप्त हो चुकी है वो पूर्वकालिक क्रिया कहलाती है। तो पूर्वकालिक क्रिया क्या क्रिया होगी, ऐसी क्रिया जो पूर्व में समाप्त हो जाती है और एक नई क्रिया का आरंभ होता है। मतलब एक क्रिया खत्म हुई, दूसरी क्रिया हमने शुरू कर दी। जैसे कि मैं नहाकर पढ़ना शुरू करती हूँ, या मैं नहीं, यहाँ पे करती हूँ आगे, ये प्रेजेंट टेंस की बात चल रही है। मैं खाना खा चुकी हूँ, अब पढ़ रही हूँ, ये बोल सकते हो आप। तो एक क्रिया मैंने समाप्त की और मैं दूसरी क्रिया में स्विच कर रही हूँ। तो यहाँ पर क्या, कौन सी क्रिया का एग्जाम्पल आ गया, पूर्वकालिक क्रिया का। नेक्स्ट आता है नाम बोधक क्रिया। नाम बोधक मैंने धातु में भी बताया था। ऐसी क्रिया जो संज्ञा और विशेषण के रूप को परिवर्तित करके वाक्य में प्रयोग की जाती है वह नाम बोधक क्रिया कहलाती है, ठीक है। तो नाम बोधक में क्या आ जाएगा, एग्जाम्पल इसका गरम क्या हो गया, एक विशेषण हो गया। तो उससे क्या आएगा ना, गरम होना। गरम से क्या बना, गरम होना। अब मैं अगर बोलती हूँ निराश, तो निराश होना। तो ये क्या हो गया, नाम बोधक विशेषण। नाम बोधक विशेषण में दो चीजें ज्यादा इंपॉर्टेंट है, पहला है आपका संज्ञा और दूसरा है आपका विशेषण। अब अगला देखते हैं, फिफ्थ में आएगा सहायक क्रिया। ऐसी क्रिया जो सहायक के रूप में किसी दूसरी क्रिया के साथ उपयोग की जाती है उसे सहायक क्रिया कहते हैं। जैसे कि मैं बोल रही थी वो सुन रहा था, तो मैं बोल रही थी वो सुनने लगा। तो एक तो मैं क्रिया कर ही रही हूँ कि मैं बोल रही हूँ और वो सुन रहा है, तो वो यहाँ पर कैसे क्रिया हो गई, सुन रहा है या सुन रहा था, जो भी आप यूज करें वो क्या हो गई, सहायक क्रिया हो गई। मतलब उसके सपोर्ट में खड़ी हुई है, उसके सपोर्ट में है वहां पर उस वाक्य में, तो वो क्रिया क्या हो गई, सहायक क्रिया हो गई। तो आई होप क्रिया भी आपको समझ में आ गया होगा। क्रिया से रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस है आपके क्लियर हो जाएंगे, डाउट क्लियर हो जाएंगे। और इसके अलावा आप ये पेपर करिए और क्वेश्चन सॉल्व करिए। और सकर्मक और अकर्मक वेरी इंपॉर्टेंट है, दोनों से बहुत ज्यादा क्वेश्चन आते हैं और दोनों में डिफरेंस भी आपको समझ में आ गया होगा। तो एक बार और बता देती हूँ, सकर्मक क्रिया का अर्थ ये हुआ कि जिसका हमें आंसर मिलता है। जैसे राम आम खाता है, तो वो खाने की जो क्रिया कर रहा है वो हमें पता है कि वो आम को खा रहा है। लेकिन अगर मैं बोलूं कि राम खाता है, तो यहाँ पे आंसर नहीं मिल रहा है, क्या खाता है हमको नहीं पता, तो वो क्या हो गई, आकर्मक क्रिया हो गई। और जब कर्ता पर कर्म का फल पड़ता है तो वहां पर जब किसी भी व्यापार क्रिया का व्यापार और फल जो है वो कर्ता पर पड़ता है तो वो होता है अकर्मक क्रिया, मतलब कर्ता ही वहां पे मेन होता है। तो ये हो गई जितनी क्रियाएं। एक बार और संयुक्त क्रिया को भी देखेंगे। जो क्रिया दो या दो से अधिक धातुओं के साथ बनी होती है उसे हम संयुक्त क्रिया कहते हैं। एक साथ दो क्रियाएं होती है
और जैसे यहाँ पे मैंने एग्जाम्पल बताया, राम खा चुका है, तो खाना भी एक क्रिया है और चुका है वो भी एक क्रिया के रूप में यहाँ पे यूज हो रहा है। तो दो धातु का यहाँ पे यूज हो रहा है, तो वो हो गई आपकी संयुक्त क्रिया। तो अगला टॉपिक है वाच्य। क्रिया के उस परिवर्तन को वाच्य कहते हैं जिसके द्वारा इस बात का बोध होता है कि वाच्य के अंतर्गत कर्ता, कर्म अथवा भाव इनमें से किसकी प्रधानता होगी। ठीक है, सीधा से एग्जाम्पल ले लो, सीधी सीधी बात कर रही हूँ आपसे कि वाच्य क्या है। वाच्य का मतलब है वॉइस, अंग्रेजी में, इंग्लिश में वॉइस। और यहाँ पर कोई भी वाक्य का अंत कैसे होगा, वाक्य में क्रिया कैसे रहेगी, वो 3 चीजों पर डिपेंड करेगी, कर्ता, कर्म और भाव की प्रधानता के अनुसार। खत्म। अब देखो, इसके तीन प्रकार होते हैं और 3 रूपों में यूज किया जाता है। अच्छा, इसमें एक चीज और है, लिंग, वचन और भाव। यहाँ पे ये वाला भाव नहीं, दूसरा भाव। तो लिंग वचन जो है किसी भी वाक्य के, वो किसके अनुसार बदलते हैं, किसके अनुसार वो खुद को चेंज करते हैं, वही वाच्य है। तो वाच्य 3 प्रकार के हैं। पहला है कर्तृवाच्य, सेकेंड है कर्मवाच्य और तीसरा है भाववाच्य। तो ऐसा वाक्य जिसमें क्रिया कर्ता के अनुसार परिवर्तित हो, जहां पे कर्ता की प्रधानता हो, वहां पर कर्तृवाच्य का यूज किया जाता है। जैसे कि राम आम खाता है, सीता आम खाती है, लक्ष्मी गाती है। यहाँ पर जो क्रिया है, खाना, गाना, ये सभी किसके अनुसार चेंज हो रहा है, कर्ता के अनुसार चेंज हो रहा है, कर्ता की प्रधानता है। तो यहाँ पर कौन सा वाच्य हो गया, कर्तृवाच्य हो गया। नेक्स्ट आता है कर्मवाच्य। कर्मवाच्य में कर्म की प्रधानता होती है। इसका एग्जाम्पल क्या होगा, पुस्तक पढ़ी जाती है। और क्या हो सकता है, आम खाया जाता है। अगेन यहाँ पे किसकी प्रधानता है, कर्म की प्रधानता है। भाई पुस्तक एक कर्म का रोल कर रहा है, पुस्तक को पढ़ा जाता, पुस्तक को पढ़ी जाती है, आम को खाया जाता है। तो यहाँ पे क्रिया इज प्लेइंग, क्रिया किसकी तरह किसके जैसे प्ले कर रहा है, कर्म की तरह प्ले कर रहा है। कर्म में मतलब कर्म की जो प्रधानता है उसके अनुसार क्रिया का रूप यहाँ पे चेंज हुआ है। तो यहाँ पे क्या हो गया, कर्मवाच्य हो गया। कर्मवाच्य का ये एग्जाम्पल हुआ। नेक्स्ट आता है भाववाच्य। भाव मतलब फीलिंग, भाव मतलब फीलिंग। तो भाव के अनुसार जहां पर भाव की प्रधानता होती है वहां पर भाववाच्य का यूज किया जाता है, या भाववाच्य के अनुसार क्रिया चलती है, क्रिया यूज होती है वाक्य में। जैसे कि उससे नहीं, राम से टहला नहीं जाता। टहलना क्या हो गया, क्रिया हो गई। इसके लिए कैसी क्रिया हो गई, वो भाववाच्य की क्रिया हो गई और वहां पे भाव की प्रधानता हो गई। अब टहलना क्या है, एक क्रिया तो हो गई, लेकिन वहां पे उसकी फीलिंग को वो बता रहे, अरे यार मेरे से पढ़ाया नहीं जा रहा है, उससे खाया नहीं जा रहा है। किसके अनुसार चल रहा है, क्रिया भाव के अनुसार चल रहा है। तो ये हो गया एग्जाम्पल भाववाच्य का।
तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब माय चैनल एंड थैंक यू।